हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे लोग। मैं मानवी सिंघल, आपकी फिजिक्स टीचर, आपके लिए लेके आई हूँ अब फिजिक्स का नया चैप्टर। और हम कर रहे थे क्लास 11th की स्कूल सीरीज, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करे थे। यूनिट एंड मेजरमेंट कर लिया हम लोगों ने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा, मोशन इन प्लेन कर लिया, लॉज ऑफ मोशन कर लिया, वर्क एनर्जी एंड पावर भी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर ना, मतलब जब मैं अपनी क्लास 11th में थी, मेरे को तो ना बहुत ऐसे स्कैरी सा लगता था कि यार क्या ही हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ ही नहीं आता कुछ भी चीज़। और मेरे को लगता है शायद आप लोगों को भी लगता होगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए, बहुत क्रिस्प तरीके से समझ आए, कैसे स्कूल के पेपर में लिखना है, सारी बातें आप लोगों को इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इतना डरावना चैप्टर भी नहीं है ये, तो इससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब इसके टोटल हमारे 3 लेक्चर आएंगे। 3 लेक्चर कैसे आएंगे? पहला मैंने इसको जो रखा है सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में रखा है पहला लेक्चर। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे सेकंड लेक्चर में, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, उस पर जाएंगे। फिर हम लोग उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। उसके बाद एक और जो है हमारा, उसमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, ये सारी बातें रहने वाली हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास में हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकते हैं, जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम में अगर है हमारे पास तो कैसे लेंगे। उसके अलावा अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास है, तो हम उसमें उसको कैसे कंसिडर करेंगे, ये हुआ। फिर इसके बाद जो हम लोग अपना नया अगला टॉपिक रखेंगे, वो रखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलोंग। सेंटर ऑफ मास को हम लोग COM से रिप्रेजेंट कराएंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम इसकी क्या देखेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड ऑफ कोर्स फोर्स भी देखेंगे फिर, है ना। तो आज हम लोग सिर्फ इन्हीं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स रखने वाले हैं। इसके मेजरली क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। इसमें आपके पास जनरल जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आएंगे, जो हम लोग ऑलरेडी एक बार लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उसको और किस तरीके से यूज किया गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर। सेंटर ऑफ मास है क्या, कैसे डिफाइन करना है, या फिर जो अभी तक हम लोग अपना मोशन पढ़ रहे थे ये उससे कैसे अलग है, ये सब चीजें हैं। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, तो बॉडी का वो पॉइंट जहां मैं ये अज्यूम कर सकूं कि मेरा सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां मैं अज्यूम करूं कि मेरा पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट के अलोंग है, सच दैट कि जो हमने अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशंस पढ़े थे ना, उस पॉइंट पर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करने लगे। तो इसको देखो पहले एक बार। सेंटर ऑफ मास of a body is the point where whole mass of body is assumed to be such that it behaves like a point object। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा था
कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज से ज्यादा, अपने डायमेंशन से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करे, ऐसी बॉडीज को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे थे। तो अब मान लो कि मेरी एक पूरी बॉडी हो गई, या आपके पास डिस्क हैं, प्लेट्स हैं, ये सारी बॉडीज हैं हमारे पास। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं सारा का सारा मास अज्यूम कर रही हूं कि वो वहां पे कंसेंट्रेटेड हो, सच दैट कि वो एक पॉइंट बॉडी के मोशन की तरह दिख सके हमें, ठीक है। जैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट चलता ऐसा ही वो चले उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उसको हम बोल रहे थे सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो क्या। पहला, सेंटर ऑफ मास अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही मिलेगा, ठीक है। फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है ऐसा, will lie at geometrical center of body। जैसे अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, ये अपने पास एक डिस्क है। अब इस डिस्क का जो और ये यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से थिक है कहीं से थिन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इस डिस्क का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो ये पॉइंट होगा, तो इसी पॉइंट पर मेरा सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इफ mass is distributed non uniformly, ठीक है। उस केस में सेंटर ऑफ मास will lie closer to massive part। जैसे हमने एक बेसबॉल बैट लिया, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब होगा क्या, ये देखो, इधर वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी कम है और इधर वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन मेजर है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास मैसिव पार्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। कैसे, रिंग है ना, अगर रिंग है आपके पास तो रिंग में क्या होता है, अंदर तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट के अलोंग लाई करेगा, जबकि वो बॉडी में नहीं है, बॉडी के बाहर है वो पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। ये सेंटर ऑफ मास की 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है, ये हमारे एमसीक्यूज में आ सकती हैं, लिखने के लिए आ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के बारे में बता दो कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप एग्जाम्पल्स भी दोगे उसके साथ, ठीक है। अब चलते हैं हम, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि यार थ्योरेटिकल तो ये है, लेकिन अगर उसको न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल ना आए तो फिर धोखेबाजी हो जाएगी ना। अब देखो, सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम की हमें बात करनी है, तो मैंने सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इधर मेरी एक बॉडी लाई कर रही है m1, कोऑर्डिनेट्स इसके x1 y1 है, इधर मेरी दूसरी बॉडी लाई कर रही है m2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। m1 से यहां तक गए तो r1 बोला मैंने इसको,
और M2 से यहां तक हमने इसको बोला R2। दिस इज द कनेक्टिंग लाइन। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो हम कैसे लिखेंगे? R center of mass is equals to M1 R1 plus M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये इसका फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ मास निकालने का। मैंने अभी इसको एक्स वाई डायरेक्शन में कुछ भी फिक्स नहीं किया है, बस इसको बोला है कि दो पार्टिकल सिस्टम है तो ये रहने वाला है। अब हमारे पास जो R1 है, R1 के कंपोनेंट्स क्या है? मैं R1 को क्या लिखूंगी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और हम R2 को क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस M2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। I वाले कंपोनेंट्स एक साथ ले आते हैं। अब मैं इस R सेंटर ऑफ मास को भी ऐसा लिख सकती हूँ, X सेंटर ऑफ मास प्लस Y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा I कंपोनेंट्स के लिए? M1 x1 प्लस M2 x2 I कैप। Y के लिए क्या होगा? M1 y1 प्लस M2 y2 j कैप, राइट, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो x वाला पोर्शन अलग हुआ अपने पास और y वाला पोर्शन अपने पास हो गया अलग। अब इसको रखते हैं कि और कैसे निकला है इसको देखो। अब हमने x सेंटर ऑफ मास अलग लिया था ना, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा मेरे पास? M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अगर y सेंटर ऑफ मास है तो कितना हो जाएगा? M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये तो हुई यहां तक की कहानी। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास n पार्टिकल सिस्टम है और सबका अलग अलग डायरेक्शन है, लाइक, ठीक है, हमने बोला फॉर n पार्टिकल्स n बॉडीज, मेरे पास अलग अलग डिस्क्रीट बॉडीज हैं, सबका अपना अपना इंडिविजुअल मास है। जो M1 है वो लाई कर रहा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे लिया अब मैंने। M2 लाई कर रहा है हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो ऑन करते करते मेरे जो n नंबर हैं वो कहां तक लाई कर रहे हैं? xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप, राइट। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने गई, इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या होगा? R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू Mn Rn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टिल Mn। ये वाली बात बन गई। क्या इसमें मेरे पास x y z तीनों डायरेक्शंस हैं? अगर तीनों डायरेक्शंस हैं तो मैं तीनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगी? x सेंटर ऑफ मास इज M1 x1 प्लस M2 x2 अप टू Mn xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn, ठीक। y सेंटर ऑफ मास लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? M1 y1 प्लस M2 y2 अप टू Mn yn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn।
z सेंटर ऑफ मास लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, m1z1 प्लस m2z2 प्लस mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ये हुआ हमारा सारा तरीका। हमने 2 पार्टिकल के लिए भी देख लिया और जब n पार्टिकल्स आएंगे तो कैसे होगा, तीनों के लिए एक्स वाई जेड के लिए वो देखा। अब इसी को ही मैं कंबाइंड कर सकती हूँ, डिस्क्रीट के लिए भी रख सकती हूँ कि इंडिविजुअल मासेस दे रखे हैं, और ऐसा भी बोल सकती हूँ कि 2 बॉडीज हैं तो उनका एक साथ कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके लिए। देखो अपने पास सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है इसका, उसने बोला है 2 पार्टिकल हैं ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg। उसने मुझे क्या बोला, m1 इज इक्वल्स टू 1 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास 2 kg, आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। इसने y की कोई बात नहीं कर रखी, z की कोई बात नहीं कर रखी, तो y का सेंटर ऑफ मास भी 0 और z का सेंटर ऑफ मास भी 0। पहली बॉडी लाई कर रही है x1 इज इक्वल्स टू 0 पर, दूसरी बॉडी लाई कर रही है x2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो पहले इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मेरे पास x एक्सिस है, मेरी पहली बॉडी 1 kg की यहां लाई कर रही है, इसको हमने बोला x इज इक्वल्स टू 0, और मेरी दूसरी बॉडी यहां लाई कर रही है 2 kg की और ये है x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब सबसे पहली चीज हमने प्रॉपर्टी से जाना है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए जिसमें मास जो है वो अनइवन है, एक तरफ 1 है एक तरफ 2 दे रखा है उसने हमें, तो हमने ये देखा था सेकंड प्रॉपर्टी से कि जो हैवी मास होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ जाना चाहिए, राइट। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो सेपरेशन है ये मेरा यहां से कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस सेपरेशन, राइट। ऐसा कुछ, तो हमें ये पता है कि x1 ज्यादा होना चाहिए x2 से। सिर्फ मैं प्रॉपर्टी बेस्ड बता रही हूँ कि मान लो उसने एमसीक्यू दे दिया, आप ये बता दो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो किस कंडीशन पे लाई करेगा, तो x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2, ये होना चाहिए था। अब इसी बात को हम न्यूमेरिकली निकालते हैं कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो हमें ये पता है x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है, तो वैल्यूज रखते हैं। ये कितना आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 6/3 दैट इज 2 मीटर, करेक्ट। ओरिजिन से तो ये सेपरेशन कितना आया हमारे पास 2 मीटर का, टोटल 3 था तो ये कितना बन गया 1 मीटर। क्या मेरा सेंटर ऑफ मास 2 kg की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी क्या है, एकदम ट्रू है। तो अगर कभी न्यूमेरिकल में ना आए और वो एमसीक्यू में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हेवियर पोर्शन की तरफ मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने क्वेश्चन दिया है सेंटर ऑफ मास निकालना है, और इस फ्रेम में उसने क्या करा है कि एक मास ऐसे रख दिया, इसको अज्यूम कर लेते हैं। अगर आपको फिगर नहीं दिख रही है तो मैं इसको बड़ी फिगर बना देती हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसी फिगर दे रखी है उसने हमें एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह लो। इधर हमारा एक्स एक्सिस है और इधर हमारा वाई एक्सिस है। उसने हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, इधर हमारा 1 kg है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। इधर हमारा 2 kg है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। इधर हमारे पास 3 kg है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास 3 kg है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,a, और ये हमारे पास 4 kg है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,a। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या पता है, m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू 2 kg, m3 इज इक्वल्स टू 3 kg एंड m4 इज इक्वल्स टू 4 kg।
ये सारी चीजें उसने हमें दे रखी हैं। हाँ जी, तो हम अब इसके लिखते हैं हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है a और y2 कितना है अपने पास 0, x3 कितना है a और y3 कितना है a, x4 की वैल्यू 0 है क्योंकि ये पार्टिकल मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y4 की वैल्यू हो गई a। लगाते हैं एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अपने पास क्या हुआ, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हमने m1 की वैल्यू रखी 1, x1 था 0, प्लस 2 इंटू x2 था a, प्लस 3 इंटू x3 भी a, प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3a 5a डिवाइडेड बाय 3 6 10। तो मेरा x सेंटर ऑफ मास कितना आया, a बाय 2। अब आप मुझे y सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओगे कमेंट्स में कि y सेंटर ऑफ मास मेरा कितना आ रहा है। फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अब इसका। हम पहले मैं आपको सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस कराऊंगी। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। देखो, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने इसके एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब उसने बोला है कहाँ कैसे कैसे रखे हैं, यहाँ पे हमने लिया 100 ग्राम का मास, यहाँ हमने लिया 150 ग्राम, और यहाँ हमारे पास है 200 ग्राम का मास। ठीक, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ये कितना साइड दे रखा है उसने हमें, 0.5 मीटर। ये भी कितना है 0.5, ये भी 0.5। तो सबसे पहले x1 y1 लिखते हैं। चलो, ये अपने पास क्या है m1, ये अपने पास m2, और ये अपने पास है m3। तो हमारे पास क्या आया, m1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, m2 इज इक्वल्स टू 150 ग्राम, और m3 इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। अब बात आती है फॉर्मूला में मेरे को x1 और y1 भी चाहिए। तो x1 ये तो बिल्कुल मेरे ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो x1 y1 क्या हो जाएंगे अपने लिए 0, x1 भी 0 और y1 भी 0। अब बात करते हैं x2 की। 150 ग्राम को x एक्सिस पे लिया गया है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स टेक्निकली 0.5, 0 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा x2 इज 0.5 मीटर एंड y2 इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं x3 और y3 की। तो x3 y3 मेरे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, करेक्ट। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना बना, 60 डिग्री, राइट। और हमें क्या निकालना है, हमें एक बार ये निकालना है और एक बार हमें ये निकालना है। मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस है 0.5, एक बार अपने को बेस निकालना है और एक बार अपने को परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने साइन और कॉस का यूज करा। देखो, हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो साइन थीटा को जब मैं लिख रही हूं तो हमने लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपने को चाहिए, वो अपने पास y एक्सिस है तो मैंने उसका नाम y3 ही लिखा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ये है अपने पास और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5। तो
इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की √3/2 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू y3। तो y3 कितना आया अपने पास 0.5 √3/2। अब अगर क्योंकि आंसर में √3 आ ही चुका है तो जो मेरा फाइनल आंसर है मैं उसको रूट में ही छोड़ सकती हूँ। जो मतलब रूट वाली टर्म्स आएंगी उसको सॉल्व करने का नहीं भी जरूरत नहीं भी है इतना। अब cos 30 इस पे आते हैं तो cos 60, क्या मेरे पास जो ये चीज है ये मेरा x3 का कंपोनेंट है, तो हमने लिखा बेस इज x3 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल्स टू x3। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5/2, ये हो गई अपनी x3 की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअली। तो जब मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास लिखा तो ये आया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू कितनी थी 100, x1 था 0, प्लस m2 की वैल्यू थी 150 और x2 था 0.5, प्लस m3 की वैल्यू थी 200 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है 0.5/2, तो ये हुआ 0.5/2 डिवाइडेड बाय, अब मैंने ना इसमें कोई भी मास को चेंज नहीं करा है। टेक्निकली तो चेंज करना चाहिए था क्योंकि वो हमारे पास किसमें है SI यूनिट में नहीं था, बट क्योंकि ऊपर भी मास का 1 ग्राम आना था और नीचे भी मास का ग्राम आना ही था, तो वो दोनों यूनिट क्या हो जाती कैंसिल हो जाती, तो इसलिए सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैंने मास चेंज नहीं करा है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 0.5 इन दोनों में क्या है कॉमन, तो मैंने पहले 0.5 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 100 प्लस 150 और नीचे कितना हो रहा है हमारे पास 300 प्लस दिस 450, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 250/450, 0 से 0 कैंसिल 5 9, तो ये कितना आएगा 2.5/9 मीटर। इसी तरीके से आप वाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे और रिपोर्ट करोगे कि कितना आया है आपका वाई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास में एक √3 का कंपोनेंट आएगा, तो आप फाइनल आंसर √3 की टर्म्स में ही मुझे बताओगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है कि मेरे पास बॉडीज हैं, अब डिस्क्रीट मास नहीं है, ठीक, ये भी एग्जाम्पल है। अब देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। एक एल शेप्ड लैमिना है अपने पास, अ थिन प्लेट, फ्लैट प्लेट की तरह है वो, विद डायमेंशंस एज शोन। एक एल शेप्ड लैमिना दे दिया और उसकी डायमेंशंस हमें दे दी। द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg, और उसका मास क्या है 3 kg का मास है लैमिना का, तो 111 इंडिविजुअली ईच को हमने दिया उसमें। ठीक, अब इसके पहले सेंटर ऑफ, अब ये पूरी बॉडी है, ठीक है, अगर ये पूरी बॉडी है मेरे पास तो मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करा, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, करेक्ट। इन 3 सेक्शंस को इंडिविजुअली इनका सेंटर ऑफ मास रिपोर्ट करना है। अब ये ज्योमेट्रिकल बॉडीज है, तो ज्योमेट्रिकल बॉडी मतलब सेंटर, इनकी सेंटर जो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी पे लाई करने वाला है। सेंटर ऑफ मास जो भी आप रिपोर्ट करोगे वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होना चाहिए। तो हमने जब इसके लिए लिखा तो इसका डायमेंशन 1:1 का था, ठीक, तो 1:1 का अगर डायमेंशन है तो 1:1 ये ऐसे हुआ, देखो पहले ये मेरी एक बॉडी है, ये साइड भी 1 है, ये साइड भी 1 है, तो इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ लाई करेगा, हाफ हाफ पे लाई करेगा ना। तो मेरा जो पहली वाली लैमिना है
तो x1 y1 कितने मिले मुझे, उसके हाफ कॉमा हाफ, करेक्ट। फिर हम गए x2 y2 पे। अब x2 y2 का भी डायमेंशन 1:1 है, तो होना तो उसका सेंटर ऑफ मास 1:1 ही था, मतलब सॉरी, होना उसका सेंटर ऑफ मास भी हाफ हाफ ही था। अब लेकिन मुझे वो ओरिजिन से रिपोर्ट करना है, तो अगर ये मेरे को ओरिजिन से रिपोर्ट करना है, ये ऑलरेडी 1 है, ये पॉइंट आपने हाफ रिपोर्ट करा है, तो मेरा x यहां तक 1 था, ये हमने हाफ रिपोर्ट करा, तो मेरा x2 कितना होगा यहाँ पे 1 + 1/2 कॉमा। अब मैं y की बात करती हूँ, तो y तो अभी भी हाफ पर ही है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये हाफ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 कॉमा 1/2। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की C3 की, तो हमने लिखा यहाँ पे x3 कॉमा y3। अब देखो ये कितना होगा, x3 तो इतने ही सेपरेशन पर है, और ये सेपरेशन इन दोनों का सेम था, C3 और C1 का, तो x3 की वैल्यू तो अपने पास हाफ हो गई। लेकिन जब मैंने F2 C3 के लिए देखा y वाले कंपोनेंट में, तो ये 1 था, इसकी डायमेंशन 1 होने की वजह से सेंटर ऑफ मास सिर्फ उस इंडिविजुअल बॉडी का हाफ हाफ पे आता, बट मुझे ओरिजिन से लेना था, तो ये 1 और ये हाफ, तो y कितना हो जाएगा 1 + हाफ, ये कितना हुआ हाफ कॉमा 3/2। अब मैं इसमें आपको y सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाऊंगी और आपको x सेंटर ऑफ मास निकाल के मुझे बताना है। तो जब मैं y सेंटर ऑफ मास के लिए गई, तो हमने लिखा y सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। तो ये कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू इसका कंपोनेंट कितना था हाफ, प्लस 1 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 3/2, और नीचे कितना हुआ 1 + 1 + 1, टोटल मास 3, हाफ प्लस हाफ प्लस 3, तो 3 + 1 4 + 1 5, ये कितना हुआ 5/2 × 3, तो मेरे पास y सेंटर ऑफ मास कितना आया 5/6 यूनिट्स किस में चल रही हैं, मीटर में। ऐसे ही आप x सेंटर ऑफ मास बताओगे कि x सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब डिस्क्रीट पढ़ रहे थे अभी तक। डिस्क्रीट का मतलब क्या था कि इंडिविजुअल पोजीशंस पे मैंने m1 मास, m2 मास, m3 मास, m4 मास ऐसे रख रखा है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि पूरी बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो मेरे पास 3 तरीके की चीजें आती हैं। कौन कौन सी, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर मतलब हम डील कर रहे हैं 1D से, एरिया मतलब 2D, और वॉल्यूम मतलब 3D की बात चल रही है। जैसे आपका स्फेयर है, तो स्फेयर में पूरे सॉलिड स्फेयर में अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड है, तो ऐसा नहीं है एक एक पोजीशन पे मास है, पूरी रॉड में मास है हमारे पास। तो ऐसी बॉडीज में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अलग बात है अभी। तो सबसे पहले हम लीनियर के लिए लिखते हैं। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से दिखाएंगे। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। किसी एक बॉडी के लिए अगर यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो पोजीशन के साथ डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म है मास डिस्ट्रीब्यूशन तो कांस्टेंट है लैम्डा की वैल्यू,
और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डिपेंड करेगी विद पोजीशन, कि आप किस पोजीशन पे निकाल रहे हो, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू m बाय l। और अगर एक छोटे से पोर्शन की बात करूंगी, चेंज के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी एक्स। ठीक, यूनिट क्या बनेगी, केजी मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं एरिया की। जब आप एरियल लिख रहे हो उसका मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू मास बाय एरिया। सेम वही बात, यूनिफॉर्म है तो सेम रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो डिपेंड करेगा जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बाय a, और स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखूंगी, dm बाय da। यूनिट क्या बनेगी, kg माइनस 2, kg m माइनस 2, क्योंकि एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। इसकी यूनिट क्या बनी, kg मीटर इनवर्स। अब हम वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम में क्या लोगे आप, रॉ इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगेन यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज होगी। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, m बाय v। और अगर स्मॉल चेंज के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे dm बाय dv। ऐसा ही यूनिट क्या बनेगी इसकी हमारे लिए, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है तो ये बनेगा kg m माइनस 3। ये हुई बेसिक बातें जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगी। अब सेंटर ऑफ मास लिखना सीखते हैं कि हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखेंगे। जब हम बात करेंगे आर सेंटर ऑफ मास की तो हम लिखेंगे आर डी एम बाय डी एम। ठीक है, डीएम क्या है, मेरा टोटल मास है, तो अभी तो इंटीग्रेशन में लिखा। अब जब मैं एक्स सेंटर ऑफ मास लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, एक्स डीएम बाय एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास। वाई सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। जेड सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो क्या लिखोगे, जेड डीएम डिवाइडेड बाय डी एम। अब हमें कुछ कुछ चीजों का याद रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड की, तो रॉड का मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। अब समझना, पहले एक यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, एल लेंथ की यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो l/2 पे आएगा। और अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर l/2 पर है तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी l/2 पर आना चाहिए। ये तो मुझे कॉमन सेंस से पता चला, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली कैसे निकालूं जब उसने मुझे डेटा दे रखा है। अब रॉड इस तरीके से कंसिडर की गई है कि जो इसकी थिकनेस है वो लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। तो हमने एक रॉड बनाई, ठीक है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, मास ऑफ रॉड m है, लेंथ ऑफ रॉड l है। तो हमें ये पता चला
लैम्डा इज इक्वल्स टू एम बाय एल होगा। अब मैंने एक छोटे से सेपरेशन पर x दूरी पर एक dx सेपरेशन लिया और उसका मास लिया मैंने dm। ठीक, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू dm बाय dx भी होगा। तो dm की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, लैम्डा dx। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू x dm बाय dm होना था। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ये ओरिजिन 0 और यहां तक फाइनल लेंथ l आ जाएगी अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा, हमने रखी वैल्यू x डॉट लैम्डा dx, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा dx, लिमिट 0 से l, इसकी लिमिट 0 से l। लैम्डा तो कांस्टेंट है दोनों तरफ, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैम्डा तो हो गया कैंसिल। x का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट गई 0 से l तक, 1 बाय, यहाँ dx के साथ इंटीग्रेशन हुआ x, लिमिट गई 0 से l, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, l स्क्वायर बाय 2 इंटू l। तो मेरे पास x सेंटर ऑफ मास कितना आया, l बाय 2 का। चलो अब चलते हैं हम इसमें आगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास अपने को याद रखने, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2r बाय पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क है तो 4r बाय पाई। अब ये कहाँ से होगा, जो इनका ये बेस है ना, इस बेस से, जैसे हेमिस्फेरिकल शेल है तो यहाँ से ऊपर की तरफ r बाय 2 है ये। सॉलिड हेमिस्फेयर 3r बाय 8, सॉलिड कोन h बाय 4, हॉलो कोन इज h बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज x, लैम्डा 2x के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, देन इट सेंटर ऑफ मास इज एट, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, रॉड की लेंथ L है तो 0 से L लिमिट जाएगी, तो हमने लिखा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू x dm डिवाइडेड बाय dm। dm की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, लैम्डा dx, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आया हमारे पास, x लैम्डा dx डिवाइडेड बाय लैम्डा dx। अब मैं लैम्डा से लैम्डा कैंसिल नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, हमने लैम्डा की वैल्यू रखी लीनियर मास डेंसिटी की, कितना हो जाएगा ये, लैम्डा 2x है तो मेरे पास बना 2x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना बनेगा मेरे पास, 2x dx, लिमिट 0 से l, 0 से l, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, x की पावर 3 बाय 3, लिमिट गई 0 से l डिवाइडेड बाय, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता तो वो 2 ऊपर चला गया और नीचे आया x स्क्वायर, लिमिट बनी 0 से l, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब l क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3 हो गया, और इधर कितना हुआ 2 बाय l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2l क्यूब बाय 3l स्क्वायर, एक l स्क्वायर से एक l स्क्वायर ऊपर कैंसिल, तो ये बनेगा 2l बाय 3। ये हो गया हमारा x सेंटर ऑफ मास। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट का ताकि अपने कैलकुलेशन सही हो जाए इसमें। अब उसने बोला है हमें लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज कर रही है कैसे, लैम्डा इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स से, तो हमारे पास dm कितना आएगा, लैम्डा dx, फिर हम क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x dm बाय dm, dm की वैल्यू रखेंगे तो कितना बनेगा ये, लैम्डा x dx डिवाइडेड बाय लैम्डा dx, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल नहीं करना है क्योंकि वो वेरिएबल है, तो हमने वैल्यू रखी a प्लस बी एक्स के साथ x dx डिवाइडेड बाय a
प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट गई 0 से L, लिमिट गई 0 से L तक। चलते हैं इसके अगले स्टेप पर। a के साथ अंदर क्या आ गया यहाँ पे x, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर का dx, और नीचे क्या आया हमारे पास a प्लस बी एक्स और साथ में dx। 0 से L लिमिट, 0 से L लिमिट। x सेंटर ऑफ मास है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, a एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से L। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से L। लोअर लिमिट तो 0 ही है तो हमारे पास क्या आएगा, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे L कॉमन है, ऊपर L स्क्वायर कॉमन है, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास LCM भी ले लो, और साथ साथ कितना बनेगा LCM, ऊपर हो जाएगा L स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर बचा 3a प्लस 2bl डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय, नीचे से L कॉमन लिया, अंदर बचा 2a प्लस bl बाय 2। L से एक L कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल करा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6a प्लस 3bl। ये हो गया हमारा x सेंटर ऑफ मास। एक बार इसको चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी कैलकुलेशन में, है ना। आ जाइए, अब अगला टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इजी सा टॉपिक है, जैसे अभी तक देखा था उसी में ही थोड़ा थोड़ा काम करना है जो अभी तक हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एनएलएम में कर रहे थे। अपने पास क्या था, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 फॉर n पार्टिकल्स लेंगे, m2 r2 अप टू mn rn था, है ना, और डिवाइड बाय क्या हुआ था यहाँ पे m1 प्लस m2 अप टू mn, राइट। अब मैं इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करती हूँ अपने पोजीशन को, तो ये हुआ डी आर सेंटर ऑफ मास बाय डी टी इज इक्वल्स टू m1। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसके साथ मैं इसको कैपिटल M लिख लेती हूँ फिलहाल के लिए, बाय टोटल मास, ये कितना हुआ डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 डी आर टू बाई डी टी बाय टोटल मास m प्लस mn बाय टोटल मास m डी आर एन बाय डी टी। पोजिशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या था अपने पास, वेलोसिटी, तो ये क्या बनेगा v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक, अब इसमें अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे हम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमने क्या करा, डी वी सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय डी टी, इधर क्या हो जाएगा m1 बाय m डी वी वन बाय डी टी प्लस m2 बाय m डी वी टू बाय डी टी अप टू mn बाय m डी वी एन बाय डी टी। तो मेरे पास a सेंटर ऑफ मास कितना आएगा
इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस mn डिवाइडेड बाय टोटल मास को हम कैसे लिख रहे थे, m1 प्लस m2 अप टू mn। इस तरीके से फिर हमने अपना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन का ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसको कैसा लिया है, वेक्टर है एक्सेलरेशन हमारा। अब 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg, तो m1 कितना दे रखा है उसने हमें 2 kg, m2 कितना दे रखा है उसने हमें 4 kg, है ना। आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद एक्सेलरेशन, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर मैं a1 का साइन पॉजिटिव ले रही हूं तो a2 का साइन क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब m1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो m2 की डायरेक्शन माइनस आई कैप हो गई। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आई एक्सिस पर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, m1a1 प्लस m2a2। अब 2 ही है तो मैं आगे तक नहीं लेके जा रही, इतना ही रखूंगी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रखिए विद साइन वैल्यूज, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास हमारा। मेक श्योर आप पेपर में इसी स्टेप के नीचे कंटिन्यू करोगे, आप ऐसे मत लेके चले जाना। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 इंटू 2 -8 हो गया डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा ए सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। अब हम चलते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ। हमने क्या निकाला था अभी फॉर मोमेंटम, हाँ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं। हमने अभी निकाला v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय प्लस mnvn डिवाइडेड बाय टोटल मास m था क्या। और अगर मैं इस टोटल मास m को इधर लेके चली जाऊं तो ये v सेंटर ऑफ मास आया। इसको मैंने क्या लिखा, m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn। क्या मास इनटू वेलोसिटी जो था वो मोमेंटम था, तो ये क्या बन जाएगा मेरा p सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 अप टू pn। अगर मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोल सकती हूं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम and velocity of center of mass of system, है ना। MVCOM ही तो है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हुआ मेरा मोमेंटम का। अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 2 kg। m1 कितना दे दिया उसने हमें 10 kg, m2 कितना दे रखा है उसने हमें 2 kg। आगे क्या बोला है, आर मूविंग विद वेलोसिटीज। v1 कितना दे रखा है उसने हमें 2i - 7j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड। फिर v2 कितना दे रखा है उसने हमें -10i प्लस 35j माइनस 3k मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या बोला है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हमें क्या पता है, p सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 होता है। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ m1v1 प्लस
m2 v2, दो ही है तो आगे तक कंटिन्यू नहीं करेंगे सिस्टम। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, p सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 कितना है 10, v1 कितना है हमारे पास 2i माइनस 7j प्लस 3k कैप प्लस m2 कितना है 2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस 10i प्लस 35j माइनस 3k, कितना हो जाएगा ये 20i माइनस 70j प्लस 30k, इधर कितना आएगा माइनस 20i प्लस 70j 3 इंटू 2 माइनस 6k कैप। देखो 20i प्लस का 20i माइनस का तो i कॉम्पोनेंट कैंसिल, 70i प्लस का 70i माइनस का तो j कॉम्पोनेंट कैंसिल, बचा क्या अपने पास 30 माइनस 6k कैप, दैट इज कितना हो गया ये हमारे पास 24k कैप kg मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है इफेक्ट ऑफ एफ एक्सटर्नल, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मेरा मोमेंटम था वो कितना आया, p सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 अप टू कितना आ रहा था pn तक, राइट। और हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, कितना हो जाएगा dp सेंटर ऑफ मास बाय dt इज इक्वल्स टू dp1 बाय dt प्लस dp2 बाय dt अप टू dpn बाय dt, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास एफ एक्सटर्नल या एफ नेट जिसको आप बोलोगे, और ये किसके बराबर है f1 प्लस f2 अप टू fn। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, हमने जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़ा था कि जब भी मेरा एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, यही बात पढ़ी थी। तो अभी भी हम इसी पे जाते हैं। हमने बोला इफ एफ एक्सटर्नल मेरे पास 0 है ना, तो एफ एक्सटर्नल 0 है तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे आर डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास है ना वो 0 हो जाएगा, मतलब चेंज सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाली। एक्सटर्नल के केस में ये बात चल रही है, एफ एक्सटर्नल 0 हुआ तो मेरा ए एक्सटर्नल भी 0, ए भी 0 हो जाएगा। ए 0 है और हमने कंडीशन ली कि v भी 0 है तो v 0 हुआ, इसका मतलब मेरा बॉडी चला ही नहीं, तो चेंज इन RCOM क्या होगा अपने पास 0 होगा, तो नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये हमने सिस्टम के लिए बोला है, ठीक। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ पर्सन ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक। एक प्लैंक है अपने पास, प्लैंक का वेट है 60, अच्छा इसमें दिया नहीं है ना, प्लैंक का वेट 60 kg है और उसने हमें पर्सन का वेट कितना दे रखा है 40 kg। लेंथ ऑफ प्लैंक कितनी दी है उसने अपने 10 मीटर। अब उसने बोला है इफ पर्सन मूव्स ऑन अदर साइड ऑफ प्लैंक फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। पहली बात इसमें केसेस समझो, जब आप किसी चीज के ऊपर चल रहे हो तो रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, आप उसको पुश कर रहे हो बैक साइड और आप जा रहे हो आगे की साइड, इसका मतलब सिस्टम के लिए तो कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा, तो एफ एक्सटर्नल तो 0 है, तो मतलब मेरी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्रेम से तो देखने में इंडिविजुअल बॉडी की बात करते हैं, ये जब इंसान आगे जा रहा है तो इसको
इसने प्लैंक को पीछे पुश करा होगा इंडिविजुअल बॉडीज में, करेक्ट। लेकिन अभी भी पूरे सिस्टम का एफ एक्सटर्नल क्या है, 0, क्योंकि जितना फोर्स ये प्लैंक पे लगा रहा है प्लैंक भी उतना ही फोर्स इस पे लगा रही है, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ग्राउंड फ्रेम से हमें क्या देखने लगा, जब ये मैन आगे जा रहा है तो इसने खुद को आगे भेजा, तो ये प्लैंक किधर गया हमारा, पीछे की डायरेक्शन में x। तो मुझे ग्राउंड फ्रेम से क्या लगा कि जो मेरा प्लैंक है, मास है 40 kg वाला, उसने जो डिस्टेंस कवर करा वो 10 माइनस x का कवर करा, डेल्टा जो कवर करा उसने r1। और जो 60 वाला है m2, उसने माइनस x की डायरेक्शन में चला है, ये गया इतना आगे, उसका लगा कि 10 तो था ही, वो अपने आप को 10 दिख रहा था, लेकिन जब ग्राउंड में दिखा तो क्या दिखा, 10 से x कम चलेगा। तो हमारे पास क्या बना, m1 डेल्टा r1, चेंज की बात हो रही है, प्लस m2 डेल्टा r2। r सेंटर ऑफ मास का चेंज अपने पास 0 है, क्योंकि f एक्सटर्नल 0 है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, m2 कितना है 40, r1 कितना है 10 माइनस एक्स प्लस 60, और ये कितना है माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 40x इज इक्वल्स टू 60x। तो ये कितना आया, 400 इज इक्वल्स टू 60x प्लस 40x, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4, यूनिट कितनी अपने पास, मीटर, राइट। तो उसने बोला इफ पर्सन मूव्स डिस्टेंस मूव बाय द प्लैंक इज 4 मीटर। तो इस तरीके से जब एफ एक्सटर्नल 0 वाली कंडीशन है, हम अपने क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई थी, वो इंटरनल फोर्सेस बन गई, कैंसिल आउट हुई थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इक्वल फोर्सेस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाई। ये था हमारा आज का सारा टॉपिक। सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए, फिर मोशन में आए तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम और फोर्स पढ़ लिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक बार इनके सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा। बाय बाय।